भारत में गुजरात में और वडोदरा में रिकॉर्ड ब्रेक कोरोना केस रोजाना दर्ज हो रहे हैं। इसी बीच शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत भी सामने आ रही है। देश भर में कोरोना से हालात खराब होते जा रहे हैं। बुधवार को देश में रिकॉर्ड 1,26,265 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद से अब तक ये पहली बार है जब एक दिन के अंदर इतने लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को एक दिन के अंदर 1,15,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा बुधवार को 684 मरीजों की मौत भी हो गई और 59,129 लोग रिकवर हुए। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,29,00,000 से अधिक हो गया है। इनमें 1,18,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,66,000 मरीजों की मौत हुई है। 9,05,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। गुजरात में बुधवार को 3,575 कोरोना केस दर्ज हुए। वहीं वडोदरा में भी लगातार कोरोना बढ़ रहा है और स्थिति विकट बनती जा रही है। खासकर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने बंद हो गए हैं और जरूरत पड़ने पर मरीज इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि अस्पताल इस इंजेक्शन के तगड़े पैसे वसूल कर रही है। ऐसे में डॉक्टर विनोद राव ने रेमडेसिविर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में आर.ए. पटेल को नियुक्त कर दिया है, जो रेमडेसिविर की जरूरत के आधार पर शहर में सप्लाई करेंगे। रेमडेसिविर જે ઇન્જેક્શન છે કોરોના મહામારી આખી દુનિયામાં છે, આખા દેશમાં છે, આખા રાજ્યમાં છે અને આપણા વડોદરા શહેરમાં છે। દિવસે દિવસે જે પ્રમાણે કેસો વધી રહ્યા છે, જે પ્રમાણે લોકો મરી રહ્યા છે, શમશાનમાં બી વેઇટિંગ લિસ્ટ આવી ગઈ છે। સત્તા પર બેઠેલા લોકો અને અધિકારીઓ તમે એક એક દવાખાનાની અંદર તમે જાઓ તો રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનો મળતા નથી। મેડિકલની જે દુકાનો છે એ દુકાનો પર બી આ ઇન્જેક્શન રેમડેસિવિર મળતા નથી। છેલ્લા 4-5 દિવસથી નહોતા મળતા એટલે લોકોની ફરિયાદો બહુ આવી। કોઈ પણ દવા ખૂટવી નહીં જોઈએ, એ સરકારની પ્રથમ ફરજ છે। એક બી નાગરિક ના મરવું જોઈએ। એની જગ્યા તમે આશ્વાસન આપો છો કે 2-3 દિવસમાં થઈ જશે, એટલે 2-3 દિવસ સુધી માણસ મરે એ ચાલે? સવાલ એ છે કે તમે અહીંયા મોટી મોટી વાતો કરો છો। કોઈ બી દવાખાનું વાળો જો પૈસા વધારે લેશે તો એના ઉપર એક્શન લેવામાં આવશે। આ સુધી એકના પર બી એક્શન લીધી છે? લોકોના ઉપર 10-10 લાખ, 8-8 લાખ, 4-4 લાખના બિલો થયા, કોઈના ઉપર એક્શન લીધી છે? મને તો એવું લાગે છે દવાખાના જોડે સરકાર ભાગીદાર છે, એવું લાગી રહ્યું છે। કારણ કે ગરીબ માણસની પાસે પૈસા ના હોય અને સરકારી દવાખાના ઉપર વિશ્વાસ જતો રહ્યો છે કે અંદર જઈશું તો મરી જ જઈશું। એવો કેવો તમારો તંત્ર જેના ઉપર તમારાથી વિશ્વાસ ગુમાવી બેઠા છો? સવાલ એ છે કે સરકાર જો કહેતી હોય તો એક્શન કેમ નથી લેતી? અત્યારે તો કોરોના મહામારીની અંદર તમે 8 વાગ્યાનું કર્ફ્યુ કરી દીધું, લોકોની રોજીરોટી ચલી જતી રહી, લોકો ગભરાટમાં લોકો અનાજો લોહી નીકળી પડ્યા કે કાલે લોકડાઉન લાગી જશે। એ ગભરાટ, બીજી બાજુ દવાખાનાની ગભરાટ, ત્રીજી બાજુ આ ઇન્જેક્શનની ગભરાટ, માણસ કઈ રીતે આ કોરોના મહામારીમાંથી બહાર નીકળે એ જોવાની કારણ કે સરકાર તો મને લાગે ખુલ્લું મૂકી દીધું છે, મને એવું લાગે છે। પણ સરકાર સહકાર છે અને એને લોકોને બચાવવાની એની ફરજ છે અને પ્રથમ ફરજ છે એ અદા કરે, લોકોની મેડિસિન પૂરી પાડે, એવી મારી માંગણી છે। वडोदरा शहर में हाहाकार मचा रहे कोरोना के चलते कई लोगों की मौत हुई है और कोरोना का डर लोगों के जहन में इस कदर बैठ गया है कि लोग अपने परिजनों की अस्थि लेने तक को तैयार नहीं हैं। कोरोना मृतकों की संख्या शहर में लगातार बढ़ रही है, जिसकी गवाही शहर के स्मशान गृहों में 24 घंटे जल रही चिताएं दे रही है। स्मशानों में शवों के साथ साथ अस्थियों की भीड़ भी देखने मिल रही है। सामान्य रूप से हिंदू धर्म में अग्नि संस्कार के तीसरे दिन अस्थि लेने के लिए परिवार के सदस्य स्मशान जाते हैं, पवित्र नदियों में अस्थि विसर्जन करते हैं और अपने परिजनों के मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन कोरोना में मारे गए परिजनों की अस्थियां लेने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। स्मशानों के बाहर लगातार शवों की कतारें लगी हुई है। ऐसे में जल्द से जल्द चिताओं को खाली करना जरूरी है। स्वयं सेवकों द्वारा चिताओं को खाली करने के लिए अस्थियों को पोटलियों में बांध कर रख दिया गया है, लेकिन ऐसे भयावह दृश्य देखते हुए लोग अस्थियां लेने से भी डर रहे हैं। ऐसे में पोटलियों में बंधी अस्थियां मोक्ष प्राप्ति के इंतजार में हैं।
कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे भी कोरोना का शिकार बन रहे हैं। ऐसे में बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए, इस पर आइए देखते हैं खास चर्चा डॉक्टर शीला अय्यर से। बच्चों में लगातार कोरोना संक्रमण सामने आ रहा है। मैं हमेशा अपने शो में कहती हूँ कि बच्चे परिवार की जान होते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को कोरोना हो, ये स्थिति की कल्पना हम में से कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन हकीकत यही है कि बच्चों में भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी फैमिली जब संक्रमण का शिकार होती हो तब वहां कहीं ना कहीं बच्चे भी इन्फेक्ट हो, ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में बच्चों में कोरोना संक्रमण कितना खतरनाक और बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं, इन दोनों मुद्दों पर आज बात होने वाली है। और बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर शीला अय्यर, हेड हैं एसएसजी अस्पताल में पीडियाट्रिक विभाग की। नवजात से पहले संक्रमण में जैसे हमने देखा कि बच्चे और प्रेग्नेंट मदर्स दोनों इतना क्रिटिकल नहीं हुए, राइट। और हमें लगा कि कुछ चीज़ थी कि जिसकी वजह से बच्चे इतने संक्रमित नहीं हुए और प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन अभी ये दूसरे चरण का जो वेव आया है उसमें हम देख रहे हैं कि नवजात शिशु, छोटे बच्चे और इवन एडोलेसेंट सभी संक्रमित हो रहे हैं जी। और ये मार्च का महीना ऐसे भी हम पीडियाट्रिशियन ने हर बार देखा है कि बच्चे वायरल इन्फेक्शन लेके काफी बार आते हैं। ट्रेडिशनली भी वो उसी में, ये मीजल्स भी एक जमाने में इसके आसपास ही काफी ज्यादा रहता है कि बीमारियां फैलती है। वही तो उसी तरह के वायरल सिम्टम्स लेके आ रहे हैं बच्चे। खांसी है, बुखार है, सर्दी है। बुखार वायरल फीवर जैसा नीचे उतरता नहीं है, या 6 घंटे में बुखार की दवाई दो वापस आ जाता है। 2-3 दिन ऐसा बुखार, साथ में कोई बच्चों को डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह भी हो रहा है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक लक्षण कि जो कोरोना को और वायरल इन्फेक्शन से अलग कर रहा हो, ऐसे ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। बट इनकी जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं, RT-PCR। और एक अच्छी बात अभी तक ये रही हुई है कि 80% को हम होम क्वारंटाइन में मैनेज कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल सेल्फ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और चीज़ है, बच्चे को हम कोरोना वार्ड में हम मरीज को अकेले रखते हैं। बच्चे को अकेले नहीं रख पाने की वजह से माँ को साथ में रखना पड़ रहा है। जिन को एडमिट किया उनको भी पीपी। हर एक किस्से में माँ बाप संक्रमित है ऐसा नहीं भी होता है, और बच्चा अकेला नहीं रहेगा तो माँ या पिताजी को मोस्ट कॉमनली मदर को रखना ही पड़ता है। तो वो भी पॉजिटिव होते ही हो सकते हैं। उनको भी हो सके उतना संक्रमण से प्रोटेक्ट करने के लिए पीपीई किट पहनाते हैं और शील्ड और मास्क सब रख के रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एक डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है। अभी जो हमारे पास दाखिल होने आए हुए बच्चे, हमने इसी वजह से लास्ट टाइम हम कोरोना वार्ड में ही मदर चाइल्ड को रख के उस समय जो था हम मैनेज कर पाए, क्योंकि हमें बड़ौदा के एसएसजी में तो एटलीस्ट किसी को वेंटिलेट तक करने तक जरूरत नहीं पड़ रही बच्चों के। लेकिन इस टाइम उनका निमोनिया, अभी हमारे पास 2 बच्चे हैं जिनका निमोनिया काफ़ी ख़राब है। उनको निमोनिया के साथ प्लूरल कैविटी में पानी भर जाना, हेमोरेजिक एफ्यूजन भी था। काफ़ी दिनों से NRBM पे लंबे टाइम रहा। अभी हम उसका थोड़ा ऑक्सीजन कम कर पा रहे हैं। ऐसे वाले बच्चों को CT स्कैन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और दूसरी एक चीज़ है कि जो रेमडेसिविर एडल्ट में इतना जो हमारे इंडिकेशन बहुत क्लियर हैं कि हम उनको दे पा रहे हैं, बच्चों के लिए लेस देन 12 इयर्स में उसकी ट्रायल या एविडेंस नहीं है। तो सीवियर केसेस में ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम कंपैशनेट बेसिस पे पेरेंट्स से बात करके 2 या 3 डॉक्टर्स भी डिस्कस करेंगे कि इसमें देना ज़रूरी लग रहा है, उस तरह से दे रहे हैं। जो होम क्वारंटाइन में ट्रीट हो सकते हैं उनको तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट और वॉच फॉर डेंजर साइंस एंड रिपोर्ट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, वही मेरा उनके लिए एक मैसेज होगा। लेकिन एक चीज़ है, घर में अगर कोई एक संक्रमित है, दूसरे में चिन्ह नहीं है, तो भी वो कॉन्टैक्ट से उसने एक्वायर किया होगा या वो भी संक्रमित होगा, वो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि काफ़ी बार फैमिलीज ऐसे ही आ रही है कि मम्मी पापा पॉजिटिव है, हम जान लेते हैं बच्चों का क्या हाल है। तो ये बच्चों की केयर जो आप अभी ग्रैंड पेरेंट्स को देने वाले हैं, बिकॉज मम्मी पापा दोनों अफेक्टेड है, तो बच्चों को आइसोलेट करने के लिए और बच्चों का टेस्ट लोग करवाना ज्यादातर पसंद नहीं करते नहीं करेंगे। और नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, बट उनको एटलीस्ट हो सके उतना SMS प्रोटोकॉल से प्रोटेक्ट करो कि आप सैनिटाइजेशन रखो, हाथ
फ्रीक्वेंटली साबुन से धो लो, मास्क पहनो, बहुत बच्चों को गले लगा के या बहुत साथ में बाजू में रह के करने के बदले थोड़ा सा डिस्टेंसिंग, बहुत छोटा बच्चा है तो ये नहीं मेंटेन हो पाएगा, वो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा बड़े बच्चों को समझा के रखना, शायद बच्चों में इतना सीवियर नहीं हो रहा है, वो एक चीज अपने लिए एटलीस्ट अभी तक अच्छी है, अभी बोल तक। नहीं सकते, क्योंकि इस बार never पहले know. संक्रमण से बहुत ज्यादा एडमिशन हुए हैं। यस यस इसीलिए, और दूसरा जो मैंने डायरिया, वॉमिटिंग, वायरल डायरिया यूजुअली बहुत प्रोफ्यूज और वाटरी होता है, तो उन समय में घर पे एटलीस्ट ORS का द्रावण बच्चों को तुरंत शुरू कर देना और ताकि उनको वो डिहाइड्रेट ना हो हो, जाए। yes. गर्मी का मौसम है जी। और उसमें हम ठीक तरह से ORS का जल उनको देंगे जी। तो एटलीस्ट उनका डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कर पाएंगे। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा रूटीनली हम कुछ भी नहीं दे अभी, पाते बिकॉज एविडेंस बेस्ड नहीं है, जी, इसलिए जी। यूज नहीं कर रहे हैं। सरकारी विभाग द्वारा कोरोना में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं में रेसिडेंट डॉक्टर्स का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले रेसिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध किया। वडोदरा के रेसिडेंट डॉक्टरों ने SSG हॉस्पिटल में एकत्रित होकर आंदोलन करते हुए SSG हॉस्पिटल के डीन को आवेदन दिया। इन रेसिडेंट डॉक्टरों ने बताया कि अब तक उन्हें मुख्यमंत्री कोरोना वॉरियर्स सम्मान योजना का लाभ भी नहीं मिला है। इसके अलावा इन रेसिडेंट डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की भी मांग की है। गौरतलब है कि महामारी के बीच भी ये रेसिडेंट डॉक्टर अपनी पूरी सेवाएं सरकार को दे रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगे नहीं माने जाने पर हड़ताल करने का ऐलान भी किया गया है। हम लोग यहाँ पे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं यहाँ पे इकट्ठा हुआ हूँ। मेरे रेसिडेंट डॉक्टर की 3 मुख्य मांगे हैं। एक तो हमारा जो कोविड रिलेटेड जो इंक्रीमेंट इंसेंटिव्स होना चाहिए वो ऑलरेडी एक हो गया है, उसकी एक आवेदन पत्र आ चुका था पहले लास्ट जून की बात है, जून या मई की, तब एक आया था। तब उसके नाते हुए हमें मिलने चाहिए 25,000 रुपये। हम 25,000 के लिए सिर्फ मांग नहीं कर रहे, हम हमारे स्टाइपेंड हाइक और हमें जो कोविड ड्यूटी में हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके लिए हमें एक सब्स्टिट्यूट भी चाहिए। दैट इज ओनली रेसिडेंट डॉक्टर हैव टू नॉट सफ़र दिस, इट्स अ पैंडेमिक दैट यू हैव टू वर्क अलॉन्ग विथ अस। पूरे गुजरात की प्रॉब्लम है और अलग जगह पे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में इसके लिए बात हो चुकी है। वहाँ पे भी हमारी तरह ऑन पेपर लेटर भी दिए हुए गए हैं और उनकी अगेंस्ट स्ट्राइक भी हो चुकी है अलग अलग जगह पे। અમને સ્ટાઇપન્ડ હાઈક મળતી હોય છે તેનું બી કોઈ પ્રકારનું અત્યારે ઉલ્લેખ નથી કરવામાં આવ્યો અને ડૉક્ટરોની માનહાનિ થાય એ રીતના શબ્દો ઉચ્ચાર્યા છે, એનો બી અમારામાં ઉગ્ર વિરોધ છે। લેખિત રિપ્લાય મળવો જોઈએ, નહીં તો અમારા તરફથી એના ફર્ધર સ્ટેપ્સ। वडोदरा में कोरोना वायरस ने इस कदर कहर मचाया हुआ है कि स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। ऐसे में स्थिति को संभालने का भरसक प्रयास पुलिस और प्रशासन मिलकर कर रही है। वडोदरा महानगर पालिका और पुलिस द्वारा सार्वजनिक जगहों पर स्पीकर पर अनाउंसमेंट करते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइंस के पालन का अनुरोध शहर की जनता से किया जा रहा है। कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में पुलिस और प्रशासन द्वारा मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की जा रही है। दूसरी ओर कर्फ्यू भंग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जिस पर जानकारी दी डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल ने। कोरोना संक्रमण जे रीते फैलाई रह्યું છે એને અટકાવવા માટે આ કોર્પોરેશન દ્વારા અલગ અલગ ઘણા પગલાઓ લેવાઈ રહ્યા છે। એ પગલાઓના ભાગરૂપે જ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને કમિશનર ઓફ પોલીસ વડોદરા આ બંને ઓફિસના કર્મચારીઓ અધિકારીઓની એક સંયુક્ત ટાસ્ક ફોર્સ જેનું નામ છે જોઈન્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ ટીમ અથવા તો JET ની રચના કરવામાં આવી છે। આવી આપણા 12 વહીવટી વોર્ડમાં દરેક વોર્ડમાં 2 એટલે કે કુલ 24 JET ટીમની રચના કરવામાં આવી છે। આ ટીમ છે એ પોતાના વિસ્તારમાં ફરીને લોકજાગૃતિ પણ કરશે અને કોવિડની જે ગાઈડલાઇન્સ છે એનું પાલન થાય એના માટે પોર્ટેબલ સ્પીકરથી છે વારંવાર જાહેરાત કરશે। એ ઉપરાંત જે ફેસ માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ છે એને મેન્ટેન કરવા, એને અમલીકરણ કરવા પણ આ ટીમ છે એ પ્રયત્ન કરશે અને ખાસ કરીને જ્યાં ફેસ માસ્ક કોઈએ નહીં પહેર્યો હોય તો એમને સરકારના ધારાધોરણ અને નિયમ મુજબ દંડ પણ કરી રહી છે। બરોડા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી આપ સૌ નાગરિકોના હિતમાં તેમજ જાહેર જનતાને વિનંતી કરવામાં આવે છે, મહેરબાની કરી
मास्क પહેર્યા વગર ઘરની બહાર નીકળતો નહીં। वडोदरा महानगरपालिका कार्यालय में भी पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के कई केस सामने आए थे। ऐसे में अब नागरिकों के लिए नो एंट्री कर दी गई है और पालिका कार्यालय में भी रोटेशन बेस पर 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। આપણે નિર્ણય કર્યો છે કે કોર્પોરેશનમાં કામ અર્થે આવતા કોઈપણ અરજદારો એ ઓફિસમાં ન આવે અને ડાયરેક્ટ 1 to 1 કોઈપણ અધિકારી કર્મચારીની સાથે મુલાકાત ના થાય, પરંતુ સાથે સાથે જ આ જે પણ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને લગતું કામ છે તો એમની લેખિતમાં અરજી આપણે સ્વીકારવા માટે કોર્પોરેશનના એન્ટ્રન્સના ગેટ પાસે જ્યાં જનસેવા કેન્દ્ર છે ત્યાં આપણે સુવિધા ઊભી કરેલી છે। ત્યાં કોઈપણ અરજદાર પોતાની લેખિત રજૂઆત અથવા માગણી અથવા તો અરજી આપી શકે છે અને ત્યાં જે તે અરજીનો રિસીવ્ડનો સિક્કો અથવા તો એ અરજી મળ્યાની પહોંચ પણ ત્યાંથી આપણે ફાળવી આપીએ છીએ અને જે આ રજૂઆતો મળે એ જે તે ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓને આગળની કાર્યવાહી માટે મોકલી આપવામાં આવે છે। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।